नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान से करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज 73 सीटों के लिए मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक पहले चरण में कुल 63% मतदान की खबर है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नोएडा में 51% लोगों ने वोट डाले हैं और इसी तरह 50% से ज्यादा लगभग सभी सीटों पर मतदान की खबरें आई हैं। पहले चरण में कुल मिलाकर 73 सीटों पर 63% मतदान हुआ है। 15 जिलों की ये 73 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए 15 जिले के 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने अपने हिस्से का मतदान कर दिया। 73 सीटों में खड़े हुए 839 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा, मतदान केंद्रों पर कतार भी लंबी होती गई। मतदाताओं में गजब का उत्साह था। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने मतदान किया और एसपी बीएसपी को मात देने की ताल ठोकते गए। मुलायम की इज्जत करने का नारा बुलंद करते हुए अमर सिंह ने भी साहिबाबाद में वोट डाला और अखिलेश को नसीहत भी दी। मथुरा के गोवर्धन में बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने परिवार के साथ मतदान किया। शामली के कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह बीजेपी उम्मीदवार बेटी मृगांका के साथ वोट डालने पहुंचे। मथुरा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर और मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मतदान तो किया, लेकिन पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर हम सब लोगों के परिणाम जो आएंगे चुनाव के वो अच्छे होंगे और यहाँ के लोगों का भी, रेजिडेंट्स का भी खूब सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। आम लोगों में भी गजब का उत्साह था। आगरा और गाजियाबाद में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। बिसाड़ा में बुजुर्गों में भी जोश दिखा। नोएडा में 89 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाले। आजादी के बाद से अब तक हर चुनाव में वोट डालती आई है। मेरठ में 97 साल के बुजुर्ग मतदान केंद्र पर पहुंचे। ये तस्वीर उन लोगों के लिए मिसाल है जो मतदान के दिन को छुट्टी मानते हुए घर पर जमे रहते हैं। इधर मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के भाई को पोलिंग बूथ पर पिस्टल ले जाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। संगीत सोम के भाई गगन के पास अपनी लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे लेकर वो पोलिंग बूथ में पहुंच गए। उनके कमर में पिस्टल बंधी हुई थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बीजेपी नेता और सरजना से बीजेपी के विधायक पद के प्रत्याशी संगीत सोम के भाई गगन सोम को पुलिस ने पोलिंग बूथ के पास से गिरफ्तार किया है। ये फरीदपुर गांव का वही पोलिंग बूथ है जहां से गगन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागपत की बड़ौद विधानसभा सीट के लायन गांव में बूथ नंबर 35 पर दलितों ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उन्हें वोट डालने नहीं दिया। आरोप है कि दबंग दलितों के घर घर जाकर वोट न देने की धमकी दे रहे हैं। एटा के 4 बूथों पर भी दलितों ने मतदान न करने देने की शिकायत दर्ज कराई। उधर हाथरस के गढ़ी हर्बल में इलाके का विकास न किए जाने का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया। बहरहाल छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो 73 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पहले चरण में यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 73 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें बीएसपी और बीजेपी ने सभी 73 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आरएलडी ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने 51 कैंडिडेट उतारे हैं। बाकी जगह एसपी के साथ गठबंधन वाली कांग्रेस के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लड़के हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैली में राहुल और अखिलेश को निशाना बना रहे हैं तो अखिलेश और राहुल प्रधानमंत्री के हर प्रहार पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। सियासी रण में पीएम मोदी बनाम यूपी के लड़कों की जंग जबरदस्त हो गई। आज लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम पर एक बार फिर निशाना साधा कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। यूं तो सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा घोषणा पत्र का ऐलान कर रहे थे, मगर निशाने पर प्रधानमंत्री ही थे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के लिए कहा था कि उनके नाम पर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चुटकुले मिलते हैं। आज राहुल ने चुटकुले पर चुटकी ले ली। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें
शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल। इधर बदायूं में रैली कर रहे पीएम मोदी ने राज्य में अच्छे दिन न आने का इल्जाम अखिलेश पर मढ़ा। उधर अखिलेश ने मुरादाबाद में पूछा कि पीएम के अच्छे दिन कहां हैं। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है। लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 73 सीटों पर मतदान हो चुका है और पीएम कह रहे हैं कि 11 फरवरी को बीजेपी ने विधान परिषद की 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ठीक 1 महीने बाद फिर बजेगा जीत का बिगुल। आज 11 फरवरी 11 मार्च का संकेत दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और कमाल देखो, एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। आपने संकेत दे दिया है कि आंधी कितनी तेज है। 6 चरणों की 330 सीटों पर चुनाव बाकी है और इन सीटों पर जीत के लिए सियासत के सूरमा साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे उत्तर प्रदेश में 21% मुसलमान वोटर हैं, जिनमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इन इलाकों में बीजेपी की साख दांव पर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एक सांसद और साल भर पहले हिंदू पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले हुकुम सिंह ठीक वोटिंग वाले दिन अपने पुराने बयान से ही पलट गए। पहले दौर के मतदान के साथ ही कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी खत्म हो गया। आरोपों का झंडा बुलंद करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह अपने पुराने बयान से पलट गए। अब हुकुम सिंह फरमा रहे हैं कि कैराना में पलायन कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, ये तो खालिस कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। कभी नहीं उठाएगी ना, वो कभी मुद्दा था हिंदू पलायन का, मुद्दा था केवल पलायन का। ये मतदान के दौरान दिया गया बयान है। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जो हुकुम सिंह ने कुछ महीने पहले बोला था। बीजेपी सांसद ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। आरोप लगाया था कि हिंदुओं को मजबूर कर यहाँ से पलायन करवाया जा रहा है और इसके पीछे एक खास समुदाय का हाथ है। कभी नहीं उठाएगी ना, वो कभी मुद्दा था हिंदू पलायन का, मुद्दा था केवल पलायन का। और पलायन का कारण था यहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, अपराधियों के अपराध, व्यापारियों को सरेआम मारे जाना, आम नागरिकों को सताना, महिलाओं को सताना। कारण ये था। अब उसमें हिंदू मुस्लिम बनाने की किसने कोशिश की, मुझको बताने। कैराना विधानसभा सीट पर चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। दरअसल बीजेपी ने इस सीट से मृगांका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। मृगांका सिंह पहली बार चुनावी मैदान में है और बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी। सांसद हुकुम सिंह सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। अब सवाल उठ रहा है कि मतदान के बाद उनका यूटर्न लेना क्या इशारा कर रहा है। क्या कैराना से पलायन का मुद्दा सोची समझी सियासत थी? आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। विधान परिषद की 5 सीटों पर 3 फरवरी को हुए मतदान में बीजेपी ने 3 पर जीत का परचम लहरा दिया है, जबकि 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक, बरेली, मुरादाबाद स्नातक और कानपुर स्नातक सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। झांसी शिक्षक और कानपुर शिक्षक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। इस परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं की रैली में एमएलसी चुनावों के परिणामों का जिक्र कर उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दी। आज 11 फरवरी 11 मार्च का संकेत दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और कमाल देखो, उत्तर प्रदेश के तीनों इलाके, गोरखपुर से
देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव जीत गए। कानपुर भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण पाठक एमएलसी का चुनाव जीत गए। जयपाल सिंह जी 40,000 से ज्यादा वोटों से एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। आपने संकेत दे दिया है कि आंधी कितनी तेज है। क्या प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया उनका तूफान आंधी चल रही है। इस बार चल भी रही आंधी तूफान तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। लेकिन हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो आंधियों से टकरा करके सरकार बनाने का काम करते हैं। जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से किया। यहां से मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम ने अपने आधे घंटे के भाषण में 3 बार शिवपाल को जिताने की लोगों से अपील की। शिवपाल ने 11 मार्च के बाद की रणनीति पर चुप्पी साध ली है। कहा, समर्थकों से बात करके फैसला लूंगा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी। शिवपाल जी, आपका चुनाव 19 तारीख को है। आप नेताजी आज आपके लिए आए थे वोट मांगने। आप बार बार लोगों से रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ऐसा? देखिए, हमारे क्षेत्र से हमेशा जीत अच्छी हुई है और हम वोट मांगने भी नहीं आ पाते थे, पूरे प्रदेश में जाना पड़ता था। लेकिन अब की बार मुझे मौका मिल गया है अपने क्षेत्र में जाने का और जोश है, जोश आप देख ही रहे हो। ये जो रिकॉर्ड की बात है, क्या आप कुछ प्रूफ कुछ दिखाना चाहते हैं और किसको दिखाना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये प्रदेश के लोग सब लोग जाने, पूरे हिंदुस्तान के लोग जाने कि जसवंत नगर क्षेत्र नेताजी का क्षेत्र रहा है। 7 बार यहाँ से MLA रहे हैं, MP भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमने विकास भी किया है। और आप तो अब यहाँ रहेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी। तो यहाँ के जो जनता है, जनता बहुत हमको प्यार करती है और हम भी इनके दुख दर्दों में इनके साथ रहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिवपाल यादव जी। शर्मा के साथ जावेद अंसारी, जसवंत नगर, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सीतापुर और पीलीभीत में चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर तंज किया तो मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। उधर मायावती ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो चल रहा है, उसने उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में बहुत पिछड़ा छोड़ दिया है। मित्रों, आप बताइए, क्या ग्रामीण इलाके में 24 घंटा बिजली आती है? क्या आती है भैया? युवाओं को रोजगार मिला है क्या? किसानों का धान खरीदा जाता है क्या? हर खेत पे पानी पहुंचा है क्या? शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है क्या? मित्रों, ये सपा या बसपा, ये बुआ या भतीजा, कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। मित्रों, उत्तर प्रदेश का भला करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। अभी क्या है, ये 2 शहजादे
हर रोज टेलीविजन पर आ जाते हैं, देखते हो ना। एक है राहुल बाबा, जानते हो या नहीं जानते हो भैया? जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे ऐसे नहीं बोलते, राहुल बाबा अच्छा नाम है भैया। और दूसरे अखिलेश बाबू, ये दो ऐसे शहजादे इकट्ठा हुए हैं, एक से अपनी मां परेशान और दूसरे से अपना। हमें अपनी शक्ति पर गर्व है और भारत की ताकत पर दुनिया को भी शक नहीं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम कर दिखाया जिसे मिसाइल तकनीक में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जो आसमान में ही दुश्मन की ओर से आती मिसाइल को बर्बाद कर देगा। यानी भारत ने मिसाइल हमले से बचने के लिए कवच तैयार कर लिया है। अब इस मिसाइल तकनीक से भारत दुश्मन के मिसाइल अटैक को आसानी से काउंटर कर सकेगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने टेस्ट मिसाइल को जमीन से करीब 100 किलोमीटर ऊपर आसमान में प्रक्षेपित किया, जिसने टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा रही दुश्मन मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। इस तरह की मिसाइलों को बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है, जिसे पीडीवी मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। अगर कोई मिसाइल आती है दुश्मन की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई कि 150 किलोमीटर हवा में भी उसको राख कर दिया जाएगा। और सफलतापूर्वक मैं मेरे देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, आज सुबह सुबह सफलतापूर्वक उस काम को कर दिया है भाइयों। इस बड़ी कामयाबी के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन की उन मिसाइलों को तबाह कर सकती हैं जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक का टारगेट देकर दागी जाती हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे वैज्ञानिकों का कमाल, देखते रहिए आज तक।